जुड़ चुके हैं अंशिका त्यागी जी, फाइनेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अंशिका जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। साथ ही राजीव सूद साहब जुड़े हैं, सीए हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव सूद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और साथ ही साथ डॉक्टर विश्वनाथन अय्यर हैं, एक्सपर्ट हैं मार्केट टैक्सेशन एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अय्यर, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले राजीव सूद जी, आप ही से जान लेते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस बजट के बाद काफी कुछ बदलाव होते हैं। आम जनता क्या उम्मीद लगाए इस बजट से? आप अगर ये डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, तो कोई ड्रास्टिक चेंजेस तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही पब्लिक भी, और ना किसी को करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल काफी हमारे को राहत दे दी गई थी। जो 12 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी थी और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 75,000 पे करके, तो 12,75,000 तक तकरीबन एम्प्लॉइज तो टैक्स नहीं लगता। तो ड्रास्टिक चेंजेस तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि काफी इनकम टैक्स में आएंगे, पर डेफिनेटली राहत कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सीनियर सिटीजन भी करते हैं, एम्प्लॉइज भी करते हैं, व्यापारी वर्ग भी करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी करता है। तो उम्मीद यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के 75,000 से शायद लाख रुपए कर दी जाए। और कुछ जो हाउसिंग लोन के बारे में काफी चर्चा रहती है कि आज की डेट में जो सीमा है उसकी 2 लाख रुपए की सीमा है इंटरेस्ट की छूट की, वो बहुत साल पुरानी है। तो उसको बढ़ा के 5 लाख तक करना एक मेरा ख्याल है कि वो कर देना चाहिए, क्योंकि आज छोटा सा भी घर लें तो आप अगर जे 50-60 लाख का भी लोन लेते हैं तो उसमें 4-5 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उसमें अगर जे वो इंटरेस्ट करें और अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन वो चेंज कर दें, जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक पर्सनल लेवल पे भी एक व्यक्ति के जन उसमें लाइफ में आए, तो एक अच्छा सुधार होगा। और एक जो कॉन्सेप्ट जो एक लेके आना चाह रहे हैं, जो हम चर्चा में देख रहे हैं, वो जैसे को विदेश में भी किया है कि कंप्लायंस में जो डुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, हस्बैंड भी वाइफ रिटर्न फाइल करता है, वाइफ भी रिटर्न फाइल करती है, तो हो सकता है कि जॉइंट टैक्सेशन ऑफ मैरिड कपल की भी एक रिटर्न की कोई नई सोच करके इसके बारे में आए। बिल्कुल। और एक जो मेन चीज थी, वो पिछले साल भी काफी उसमें राहत की थी कि टीडीएस की जो प्रोविजंस थी उसको शायद, जो बहुत सारे स्लैब्स हैं उसमें बने हुए, तो इनकम टैक्स में जैसे स्लैब्स कम किए हैं, तो टीडीएस के स्लैब्स की भी कम कर दिया है, क्योंकि उसमें भी कंप्लायंस की इश्यूज रहते हैं। और डीक्रिमिनलाइजेशन जो है वो एक संभावित है कि एक जो व्यापार कर रहे हैं या कोई इस टाइप का काम कर रहे हैं, तो उनको कोई और से गलती से उनको कोई कंप्लायंस ना हो तो उनको पिनलाइज कम किया जाए। और स्पेशली जो डीक्रिमिनलाइजेशन है वो उसका राणा ग्रुप को इस बार देखने को मिलना चाहिए। वही हमारी एक उम्मीद है इसमें। और एक एनआरआई के लिए डेफिनेटली, जो एनआरआई की टैक्सेशन में लिए है, उनके लिए भी थोड़ी सी रियल एस्टेट में जब वो बेचते हैं तो उनको समस्या आती है काफी, तो उनको टीडीएस का रेट बहुत ज्यादा उनको लग जाता है, उनका सारा पैसा जो है ब्लॉक हो जाता है, रिफंड आते आते बहुत समय लग जाता है और कई बार मिलता भी नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है। तो अगर ये वो टैक्स रेट जो एनआरआईज के लिए, जो उनकी प्रॉपर्टीज इंडिया में आके बेचते हैं, तो उसका टैक्स रेट अगर ये कम हो जाए तो एक बहुत बड़ी राहत उनके लिए भी होगी। ठीक है, ठीक है। सूद साहब, मैं आपके पास आऊंगी वापस, लेकिन अंशिका जी, आप क्या उम्मीद कर रही हैं इस बजट से? जैसे सूद सर ने बोला, मैं उसके साथ में, मतलब जो उन्होंने पॉइंट्स बोले, आई टोटली एग्री विद दैट। लोग हर बार उम्मीद करते हैं कि इस बार और कुछ बेनिफिट मिले, कुछ बेनिफिट मिले, बट पिछले साल ही गवर्नमेंट एक स्पेसिफिकली फॉर द सैलरी क्लास पर्सन एक इंक्रीज कर चुके हैं लिमिट, जो मुझे लगता है 2-3 साल तक अब ये एक स्टेबलाइजेशन हो गया है कि डायरेक्ट बेनिफिट अब मुझे लगता है कैश में, मतलब कि लोगों को लगेगा नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें जैसे लोगों का अभी उम्मीद है कि, जैसे सूद सर ने भी बोला कि कुछ जो लिमिट्स हैं उसको इंक्रीज किया जा सकता है, जैसे होम लोन का जो इंटरेस्ट पार्ट होते हैं उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए, जो कि बहुत पुराना चला आ रहा है। साथ के साथ एटीसी की डिडक्शन को भी, जो 1.5 लाख रुपए बहुत सालों से चली आ रही है, वो भी बढ़ाई जानी चाहिए अगर ओल्ड टैक्स रिजीम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस ओल्ड टैक्स रिजीम पे कम है, न्यू टैक्स रिजीम पे ज्यादा है, तो हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन में, जैसे सूद सर ने बोला कि 75 से 1 लाख कर दिया जा सकता है। तो टैक्स पार्ट में ये हो सकता है। एक जो मुझे थोड़ा बहुत चेंज लगता है, स्टॉक मार्केट को ठीक एक स्टेबलाइज करने के लिए कैपिटल गेन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कुछ
इंक्रीमेंट मतलब मुझे लगता है रिडक्शन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है। जिस मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक मार्केट पे ये चीजें इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। डायरेक्टली लोगों को दिखता नहीं है कि हमें इससे बेनिफिट हुआ है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में होगा कुछ चेंजेस आएंगे तो इनडायरेक्टली लोगों को बेनिफिट मिलेगा, कैश बेनिफिट। अभी उसके अलावा लोगों को अगर देखें इकोनॉमी लेवल पे, अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट जो आज भी ओपन हुई है, जो अभी कुछ टाइम से चल रही है, इट्स नॉट परफॉर्मिंग दैट टू गुड। तो इसीलिए लोगों ने शिफ्ट करना स्टार्ट किया सोने पे, फिर चांदी पे, फिर कॉमोडिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती चली गई, लोग सोने से शिफ्ट हुए चांदी पे, चांदी से शिफ्ट हुए कॉपर पे, फिर अदर कॉमोडिटीज पे, इवन अब लोग आयरन स्क्रैप पे भी शिफ्ट हो गया। तो अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट में सोने चांदी का बहुत बूम दिख रहा था, बट लास्ट बजट आने से पहले देयर इज अ क्रैश, high level crash in silver as well as in gold. 6% on gold and 10% on even silver. चांदी आज 10% से है, लेकिन कल जो गई है वो 30% से रिडक्शन हुआ है, which is 90,000 crash in a day, जो एक बहुत बड़ा वो है। तो मतलब कि वो मार्केट एक्चुअली में सेंटिमेंट्स के बेसिस पे चल रही थी, इंडिया में बेस ग्राउंड कुछ नहीं था उसका। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि सोना चांदी आगे कहाँ जाने वाला है, तो इसकी बात अगर मैं करूँ तो सोना चांदी डेफिनेटली जाएगा ऊपर ही, बट जितना बूम एकदम से देखने को मिला था ये सिर्फ हाइप था, मतलब मार्केट में सेंटिमेंट हाइप था। अभी बूम आएगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल, जैसे ऊपर जाता है अभी पिछले 1-1.5 साल से या 2 साल से 4 साल से पीछे से चला आ रहा है, वैसे ही सोना चांदी का भाव आगे भी रहने वाला है। बाकी सेक्टर स्पेसिफिक मैं कुछ बातें करूँ तो गवर्नमेंट का फोकस रह सकता है डिफेंस सेक्टर पे। ठीक है अंशिका जी, इस पर हम आएंगे क्योंकि हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, बहुत सारे सेक्टर बेस्ड क्या रह सकता है, क्या प्रोविजन हो सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर अय्यर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मार्केट को आप बखूबी समझते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आप बखूबी समझते हैं, इस बजट से आप क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, खासकर ऐसे समय में जब जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं, जो रिलेशंस हैं, वो इतने ज़्यादा फ्रेजाइल हो गए हैं, इतने ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, कैसे देखा जाए उस पर्सपेक्टिव में इस बजट को? नमस्कार एवरीवन। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एग्री विद द प्रीवियस 2 स्पीकर्स, मैं उनसे सहमत हूं। बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, 1-2 और छोटा थिंग्स आई कैन ऐड इंडिविजुअल के स्तर पर। एक है कि इंटरेस्ट इनकम जो सीनियर सिटीजन्स के लिए उसमें एडिशनल राहत, मतलब अभी जो है टारगेटेड रिलीफ गवर्नमेंट दे सकती है। सो एक है कि एनपीएस का लिमिट बढ़ाए, इंटरेस्ट इनकम फॉर सीनियर सिटीजन्स उस पे वे लाए, और ये गिग इकोनॉमी के वजह से बहुत सारे जो अर्बन वर्कर्स हैं, दे मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक जगह स्थायी नहीं होते, उनका जो नॉन एचआरए बेस्ड डिडक्शन है। तो इस तरह से कुछ चीजें गवर्नमेंट कैन स्टिल डू बिना कोई बड़ा चेंजेस लाए। नाउ कमिंग टू मार्केट, तो अगर पिछले बजट में और पिछले 1 साल में अगर सरकार ने इनकम टैक्स पे ध्यान दिया इंडिविजुअल्स के, इस बार एमएसएमई और स्मॉल लेवल जो कॉर्पोरेट्स हैं उन पे ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है। तो हमारा रिसर्च ये बताता है कि जो एंटरप्राइज है जिनका 50 लाख जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, राइट, अगर उन फर्म्स को हम स्टडी करते हैं पिछले 8-10 सालों में, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन और वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जबकि 1 करोड़ के ऊपर वो बहुत स्थायी है, मतलब उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ। तो इसका मतलब पर्टिकुलरली अप टू 50 लाख जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आने वाले जो कंपनीज है, दे एक्चुअली नीड, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है। एंड सिमिलरली 50 से 1 करोड़ के बीच वाले थोड़ा, मतलब दे ऑल्सो नीड, लेकिन थोड़ा कम, राइट। तो सरकार क्या कर सकती है, राइट। तो एक है कि ऐसे संस्थाओं को सपोर्ट एकदम टारगेटेड तरीके से किया जा सकता है कि यदि वो एविडेंस देते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। डॉक्टर अय्यर, मैं 1 मिनट आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी, इसमें कुछ ऐड करती हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बजट में 75 साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है, क्योंकि जो बजट का पार्ट बी होता था जिसमें टैक्स स्लैब का जिक्र होता था या पॉलिसी बेस्ड चीजों का जिक्र होता था, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये ऐड करेंगे कि हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल की जब हम बात करते हैं, मैं समझती हूँ 2047 विकसित भारत का गोल वो बताएंगी, और उन्होंने कहा कि हमारी लोकल स्ट्रेंथ पर हम फोकस करेंगे। आपने जिक्र किया था एमएसएमई और लघु उद्योग सेक्टर का, छोटे छोटे जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, क्या मैं वो समझूं कि लोकल स्ट्रेंथ को उस तरह से एड्रेस किया जा रहा है? यस, परफेक्टली कहा आपने, क्योंकि अभी जो है
हमारा स्थिति जो है, सी वी आर ग्रोइंग, लेकिन हमारा ग्रोथ जो है अभी भी एकदम स्थायी नहीं है, राइट? केवल कुछ सेक्टर्स हैं जो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, तो हमें, और अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, रुपी गिर रहा है, तो प्रॉब्लम्स हैं, राइट? तो काफी टारगेटेड अप्रोच फाइनेंस मिनिस्टर को लाना होगा। सो ये एमएसएमई सेक्टर, सी ग्रोथ कब होगा? जब हम लोग स्टॉक मार्केट में कहते हैं, ऐसा एक पॉपुलर सेइंग है, जो आज का मिड कैप है वो कल का लार्ज कैप में जब परिवर्तित होगा, तब जाके हमें वो अर्निंग्स, मतलब जो एक्सपेंशन होता है, कैपिटल गेन्स और एक्सपेंशन होता है, राइट? सो उसी तरह जो एमएसएमई और छोटे उद्योग है, उनको कैसे अगले 3 साल 5 साल का, ये T20 नहीं, टेस्ट की तरह देखना होगा कि अगले 3 साल में हमें इतना परसेंटेज एमएसएमई और मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस को सपोर्ट देना है। मेरा जो आइडियल, अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए, जिनका 50 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कम है, राइट, दे आर द वंस, उनको सपोर्ट की, एकदम टारगेटेड सपोर्ट की आवश्यकता है। सो आई एम सिंसियरली होपिंग कि निर्मला सीतारामन जी जो है इनको टारगेट करेंगे। और कुछ सेक्टर्स भी हैं, जब अपना डिस्कशन सेक्टर्स में होगा, देयर आर सम स्पेसिफिक सेक्टर्स जहां पे वो अपना एनर्जी केंद्रित कर सकते हैं, जिससे ठीक है डॉक्टर अय्यर, उन स्पेसिफिक सेक्टर्स का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर पख्तून साहब है, प्रेसिडेंट है कश्मीर हाउस बोट एसोसिएशन के, और ब्रिगेडियर धिमान सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। धिमान सर, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। पख्तून साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पख्तून साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है और सेंट्रल असिस्टेंस पर बहुत हद तक निर्भर करता है, ऐसे में टूरिज्म सेक्टर एक बहुत बड़ी बैकबोन है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की। हाउस बोट उसका अभिन्न अंग है। आप एज हाउस बोट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये जो बजट है इससे हमें ज्यादा तवक्कात हैं इस साल, क्योंकि जो टूरिज्म अभी बिल्कुल जीरो पे खड़ा हुआ है, और जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं सारे, चाहे होटलियर हो, हाउस बोट हो, जो भी इसके साथ एसोसिएट लोग जुड़े हुए हैं, तो हालत उनकी बिल्कुल खराब है, और इस बजट से हमें बहुत तवक्का ज्यादा है। और हम चाहते हैं कि जैसे आपने हाउस बोट की बात की है, हाउस बोट को बिल्कुल सर, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे तो चर्चा लगातार जारी है, लेकिन जैसे जैसे बजट का समय करीब आ रहा है, उससे जुड़ी हुई अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, और इसी बैठक में बजट को मंजूरी मिलनी है, और फिर 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, बजट भाषण पढ़ेंगी संसद में। और उससे पहले की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बजट से पहले बैठक शुरू हो चुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही संसद भवन पहुंच चुके थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद संसद भवन पहुंची थी, वहां से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब बड़ी खबर बता रहे हैं कि बजट से पहले कैबिनेट की बैठक शुरू हो रही है, और यही वो बैठक है जिसमें बजट पर मोहर लगेगी, और उसके बाद वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगी, जो साल 2026-27 के लिए होगा। ये यूनियन बजट है, सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं, और उससे ठीक पहले कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, जहां इस बजट पर मोहर लगेगी। और पख्तून साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पख्तून साहब, आप कह रहे थे कि इस बजट से आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि बीते कुछ समय में जम्मू कश्मीर ने जिस तरह की चीजों का सामना किया, पहले 2025 का वो बैसरन का आतंकी हमला, फिर उसके बाद जिस तरह से मॉनसून आया और उसने कितनी तबाही जम्मू कश्मीर में, समूचे जम्मू कश्मीर में मचाई है, उन हालातों से अभी तक जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर उभर नहीं पाया है। इज दैट द रीजन कि आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें, कुछ स्पेशल पैकेज की उम्मीदें हैं? पख्तून साहब जी, इस बजट से हमें, मैंने पहले बोला कि बहुत ज्यादा तवक्कात है। जो लोगों की अभी हालत है, खासकर टूरिज्म सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल खस्ता हालत में है। और हमारी मीटिंग कुछ 1 हफ्ता 10 दिन पहले सीएम साहब से भी हुई थी, जो हमारे उसमें जेन्युइन डिमांड थी, जहां हमें एलोकेशन ऑफ फंड्स की जरूरत थी, तो हमने उनकी नोटिस में भी लाया। तो उम्मीद करते हैं जो आज ये बजट होने वाला है, तो जो हमारी डिमांड्स हैं आजकल की, मैं कहता हूं ये आज की डिमांड नहीं है हमारी, ये कहीं डिकेड से हमारी डिमांड्स हैं, जहां हमें एलोकेशन ऑफ फंड्स की जरूरत है यूनियन बजट से। और उसमें खासकर मैं हाउस बोट्स की बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउस बोट्स तो बिल्कुल घटते जा रहे हैं, और दूसरा हमें एमनेस्टी की जरूरत है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है
और उसके बाद हमें टिम्बर की जरूरत है जो हमें सब्सिडाइज रेट्स पे मिलनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आगे आना चाहिए जो हमें रिहेबिलिटेट करे फाइनेंशियली, क्योंकि अशद जरूरत है, लोगों के पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, टूरिज्म बिल्कुल बैठा हुआ है, और इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इस साल के जो यूनियन बजट हो रहा है, हमारी जो डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए। और टूरिज्म के हवाले से मैं ये भी कहूंगा, जो हमारी नई डेस्टिनेशंस मैप पे आने वाली हैं उनको भी, उनके लिए भी मतलब जल्द से जल्द काम किया जाए, क्योंकि बहुत सारी वर्जिन डेस्टिनेशंस हैं जो पिछले साल गवर्नमेंट ने मतलब बोला था कि हम इनको भी ऑन बोर्ड लाएंगे या इनको भी टूरिज्म ऐप पे लाएंगे, तो अभी वो भी बिल्कुल बैठा हुआ है। लोग ज्यादा से ज्यादा यंग एंटरप्रेन्योर्स इसमें आजकल आ रहे हैं, अपना रोजगार इसमें ढूंढ रहे हैं। जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट ये भी जनरेट करते हैं, तो आज हालातों की वजह से वो खुद भी बैठे हुए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी कहीं जनरेट नहीं हो रही है। और यहाँ पे एनवायरमेंट के हमारे बहुत सारे मसले हैं। एनवायरमेंट के हिसाब से तो हम बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। जो एक कुदरती वसाइल हमारे यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, एक उसके लिए जामिया कोई प्रोग्राम बनना चाहिए, उसके लिए उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एक बजट एलोकेट किया जाए कि कैसे इन चीजों को बचाया जाए। यहाँ पे लोग यहाँ की एक खूबसूरती देखने आते हैं। यहाँ पे मतलब एक कश्मीर का एक नाम है जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है, यानी आप चाहते हैं कि जो टूरिज्म सेक्टर है उसे दोबारा उठाने के लिए सरकार कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं करें। ब्रिगेडियर धीमान भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं ब्रिगेडियर धीमान, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि डिफेंस सेक्टर को लेकर सरकार बहुत ज्यादा विजिलेंट है लेटली। आत्मनिर्भर भारत के मद्देनजर जिस तरह डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर के नारे को अपनाया गया है और बाहर से जो इंपोर्ट है उस पर डिपेंडेंसी कम करने की बात सरकार द्वारा बार बार दोहराई जा रही है डिफेंस सेक्टर में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिफेंस को लेकर सरकार किस तरह से इस बजट में एलोकेशंस कर सकती है? देखिए, पहले तो एक दो मैं भ्रांतियां क्लैरिफाई करना चाहता हूं। डिफेंस ही एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर है जहां पे कोई नारे लगाने वाला कोई नहीं है, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है कि भाई इसको कम क्यों किया आपने। क्योंकि अगर आप हेल्थ सेक्टर को, अभी टूरिज्म की बात हो रही थी, एजुकेशन को, किसी को भी कम करेंगे तो आपकी ऑपोजिशन पार्टियां आप पे राशन पानी लेके आपके ऊपर चढ़ जाएंगी। डिफेंस सेक्टर एक ऐसा है जिसको कम कर दीजिए, कोई ऑपोजिशन नहीं होगी। और यही हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है, स्पेशली मैं बात करूंगा 1991 से। और झटका लगता है जब कारगिल होता है, झटका लगता है जब गलवान होता है, झटका लगता है जब कुछ और होता है, तो उस वक्त वो जगते हैं। उनको ये समझ में नहीं आती कि जो डिफेंस सेक्टर है इसकी जो है मॉडर्नाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, एक बजट के साथ नहीं होती। अब यहाँ पे आज हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप बजट का, पहले मैं आपको एक ढांचा बता दूं, 45% गोज इनटू द रेवेन्यू बजट, दैट इज द सैलरीज ऑफ द डिफेंस पर्सनल। 25% के आसपास जाता है इनटू द पेंशन, 5% खा जाती है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एस्टैब्लिशमेंट, बाकी बचता है 25%। अब 25% में आप ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप कैसे मॉडर्नाइजेशन करोगे, कैसे वेपन खरीदोगे, हाउ विल इट हैपन? जो स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट में ऑन डिफेंस, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है वी शुड हैव मिनिमम 3% ऑफ जीडीपी, पर आज की डेट में इट्स अबाउट 1.8% के आसपास। और पिछले साल भी आपने 6.81 करोड़ दिया और बोला गया कि इसको 3% बढ़ाया गया पिछले साल से, परंतु इन्फ्लेशन को लेकर देखें तो एक्चुअली 10% कम था। तो इस चीज को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे उंगली नहीं उठाती है, वो ये नहीं पूछते हैं गवर्नमेंट ने कम क्यों किया। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन गलवान के बाद थोड़ा सा समझ में आ रही है और मोदी जी की गवर्नमेंट इसके बारे में संजीदा है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरे को अपनी ओल्ड एजिंग फ्लीट है जो अपने आर्मी के अंदर, जैसे मैं एयर डिफेंस वाला बात करता हूं, मेरी जो गन है वो 1973 विंटेज की है और उसका जो रेडार है वो भी उसी विंटेज का है, वो अभी तक चल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, परंतु अगर इसकी जगह हमें और ज्यादा मॉडर्न वेपन मिले तो हम एक प्यूनिटिव डेटरेंस की बात कर सकते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। इसलिए पहला था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमें ज्यादा बजट चाहिए। ये पेंशन्स जो है इनको या निकाल के कोई नेशनल बजट में डालिए ताकि वो पैसा ज्यादा बढ़े। तो इस किस्म के सुझाव हैं। फिर आत्मनिर्भरता की जो बात हो रही है, लड़ाई लड़नी है, आप अगर फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे तो आप उस वक्त लड़ सकते हैं, मगर उसको आप लंबे समय तक खींच नहीं सकते।
तो इसलिए आपको चाहिए कि आपका जो भी है आप इंसेंटिव्स दे प्राइवेट सेक्टर को। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उनको मे बी 10 इयर्स हॉलीडे दीजिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। फिर आपका जीएसटी सिस्टम है, जीएसटी के अंदर कुछ ऐसी इनॉमलीज हैं जिसमें क्या होता है कि इंपोर्ट बिकम्स चीपर एंड इंडिजिनस प्रोडक्शन बिकम्स एक्सपेंसिव। तो इस किस्म की जो इनॉमलीज हैं उनको आप रोकिए। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, मेरे देश के अंदर जो साइंटिस्ट हैं, बडिंग स्टार्टअप्स हैं, दे आर एक्सीलेंट, और ड्रोन्स के बारे में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो प्रोत्साहन दीजिए, उनको दीजिए ताकि वो आगे काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। दिवान सर, आपकी पहली बात दोहराऊंगी कि डिफेंस को लेकर कितना भी बजट एलोकेट हो जाए, इस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। और आज की जरूरत को देखते हुए डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना कितना जरूरी है ये हम सभी जानते हैं, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को भी मद्देनजर रखते हुए। बहरहाल अंशिका जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, राजीव सूद जी भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, मंजूर पख्तून साहब भी हमारे साथ बने रहेंगे, ब्रिगेडियर दिमान सर हमारे साथ हैं और डॉक्टर अय्यर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, इस चर्चा को यूं ही आगे जारी रखेंगे क्योंकि 11 बजे फिर बजट पढ़ना शुरू करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और लगातार आज का दिन बेहद खास है, इस पर नजर हमारी बनी हुई है।